नमस्कार, प्रणाम साथियों। शिक्षा के दीवाने के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 अगस्त 2025 बहुत ही खास दिन है। आज अभी अभी जो कल बीता है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि कहते हैं कि अगर बहनें ना होती तो जख्मों पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा। यदि बहनें ना होती तो मेरे जख्मों पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, और बहनें ना होती तो मेरी कलाई में राखी कौन बांधेगा। तो साथियों, आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं। आज हमारे साथ श्री मोतीलाल निषाद शांति देवी महाविद्यालय सिमराना के संरक्षक सर मौजूद हैं। सर के द्वारा आज हम लोग फूलन देवी जी, जो क्रांतिकारी वीरांगना है निषाद समुदाय से, जिनका आज जन्म दिवस है, आज सर के माध्यम से बहुत कुछ उनके बारे में जानेंगे। क्योंकि उनका जो जीवन ही है वो तो बहुत ही संघर्षपूर्ण है, फिर भी सीखने के लिए बहुत सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे। कुछ प्रश्नों के माध्यम से बातचीत करेंगे। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आपसे कुछ हम लोग बातचीत करेंगे, और क्योंकि आज वीरांगना फूलन देवी जी का जन्म दिवस है। आज देखें तो उनकी जीवनी बहुत ही संघर्षपूर्ण है, लेकिन आज की बहनों को भी बहुत सारा अभी प्रेरणा की जरूरत है, जिनको उनको भी सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फूलन देवी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखिए, फूलन देवी जी का जन्म 10 अगस्त 1963 को जी जी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गोरहा गांव में हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये जिस समय जन्म लिए तो उस समय इनके घर की हालत जो थी जी जी, बहुत दयनीय थी, और गरीबी में ही इनका जन्म हुआ था। जी। नहीं, 1963 में तो। हाँ। जी और इनके फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो जी, बहुत ही लूज था। बिल्कुल सर। और जैसे कहते हैं कि मतलब इनका जो विवाह हुआ बहुत ही बाल्यकाल में हुआ, तो थोड़ा सा इस प्रोसेस पे भी जो है कि उनके उस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि उनकी शादी कब हुई और कैसे क्या क्या हुआ जो है। जी। जैसे देखिए, फूलन देवी कारण इतना कम उम्र में शादी करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि जिस ग्राम सभा में, जिस गांव में ये लोग पैदा हुई थी, उस गांव में इनके माँ बाप मल्लाह मतलब जाति से आते थे, और इनके गांव में ठाकुरों की बस्ती रहती थी। अच्छा। अधिक से अधिक मतलब ठाकुरों की बस्ती थी। और उस समय पे इनका एक जमीनी विवाद था। अच्छा। इनके पिताजी का ठाकुरों के बीच। और उस जमीनी विवाद में क्या हुआ कि मुकदमा चला, मुकदमे में जो है इनका सारा कुछ चला गया और जमीन भी चली गई। उसके बाद इनके सर पे बोझ जैसा महसूस होने लगा। अच्छा। कि हमारी बेटी है, अब मैं इसकी शादी कैसे करूंगा। तो उनको 11 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी कर दिया गया। मात्र 11 साल, मात्र 11 साल की उम्र में। रही बात ठाकुरों के द्वारा इन लोगों को शोषण किया जाता था। अच्छा। और है दृष्टि से देखा भी जाता था। दरअसल बात यह थी कि उस समय ठाकुरों ने जबरदस्ती इनसे शादी के लिए प्रस्ताव किया। माननीय फूलन देवी जी से प्रस्ताव किया कि आप हमसे शादी करिए। अच्छा। इन्होंने ठाकुरों के प्रस्ताव को क्या किया, ठुकरा दिया। तब इनके जो है पिताजी थे, उन्होंने क्या किया कि 11 साल की उम्र में शख्स से उनका शादी करा दिया गया।
और इतनी कम उम्र में शादी करने का रीजन गरीबी, प्रताड़ना, यही सब था। अच्छा अच्छा, इनको पता चलता है कि छोटी उम्र में ही जैसे इनके परिवार के भी कुछ जमीन विवाद का भी ऐसा भी कुछ मामला आया था, वो क्या था? जैसे जमीन विवाद में जैसे ठाकुरों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था इनका जमीन। अच्छा। और इस समाज को नीच है दृष्टि से देखना, शोषण की दृष्टि से शोषण करना, ठीक है, और समाज में किसी प्रकार का वजूद नहीं था। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि ठाकुरों का बोलबाला था। अच्छा। ठाकुर जो चाहते थे वो करते थे, किसी भी बहन बेटियों को इज्जत लूटना लूट लेते थे। और जमीन कब्जा करना, घर को कब्जा कर लेना, ये उनकी एक परंपरा थी। अच्छा, तो ये इनका जो फूलन देवी जी थी, इनका डकैत का भी एक जो है कि इनका वो हुआ है, उपाधि का एक नाम मिला है। बिल्कुल। तो ये मोड़ कब उनके जीवन में आया? ये किस घटना से इन्होंने उसमें देखिए, शादी होने के बाद जब 11 वर्ष की उम्र में शादी हुआ, तो शादी होने के बाद इनको क्या किया कि अपहरण कर लिया गया। अच्छा। शादी होने के जी बाद इनका फूलन देवी को अपहरण कर लिया गया। और अपहरण ठाकुरों के द्वारा किया गया था। अच्छा। और जब अपहरण किया गया तो अपहरण करने के बाद इनके साथ शोषण किया गया, यौन शोषण किया गया। और यौन शोषण होने के बाद वो इतना त्रस्त हो चुकी थी, अपने आप में टूट चुकी थी। लेकिन फिर उसी बीच में इनकी मुलाकात होती है एक विक्रम मल्लाह। अच्छा। जो डकैतों का सरदार था। अच्छा। ठीक है। और जब उन्होंने देखा कि ये हमारे समाज का है, हाँ, तो उसने एक नया सोचा कि अगर हम इन लोगों का साथ करते हैं, हाँ, तो हो सकता है मैं अपना जो मेरे साथ जो घटनाएं हुई हैं, इसका बदला अगर अवसर मिला तो जरूर लेंगे। और फिर उन्होंने रास्ता अपना बदल लिया। और उन्होंने कभी तो सोचा कि इस जीवन से अपने आप को मिटा लूं। अच्छा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि मैं मेरे साथ जैसे गलत हुआ है, मैं इनका बदला एक समय आएगा जरूर लेंगे। और उन्होंने तब जाकर उन्होंने चंबल घाटी के जंगलों में उन्होंने अपना वतन बना लिया। और वहीं पे उसके बाद ठाकुरों, जो अमीर जो ठाकुर थे, इन लोगों के घरों को लूटना शुरू किया। लूट करके अपने समाज में उनका जो है लूट करके वो धन जो है अपने समाज में जो है वितरित कर देते, ठीक ना। और एक लेकिन उनका अभी भी उनका मिशन पूरा नहीं हुआ जी। उनका लक्ष्य था कि जिन लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है, उसका बदला मैं अपने ही हाथों ले लूंगे। अगर समय आया तो मैं ले लूंगा। अच्छा सर, वैसे उनका तो पूरा जीवन ही महासंघर्ष है। फिर भी अगर जैसे कुछ ऐसा संघर्ष थोड़ा आपके द्वारा जो है कि उनके किसी पार्ट पे पड़े, प्रकाश अगर पड़े तो जो है, जो देखिए हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे इस समाज में जी अगर एक नई दिशा देने का काम अगर किया उन्होंने जी, तो वो फूलन देवी का सबसे प्रथम स्थान जाता है। क्योंकि उन्होंने फूलन देवी ऐसी महिला थी जो अगर देखा जाए तो पूरे विश्व की चौथी महिला ऐसी थी जी जिन्होंने उनके साहस का परचम आज भी दिखाई देता है बिल्कुल लोगों के लिए, ठीक है। और उन्होंने गरीबी और मतभेद को सहते हुए इस समाज में एक नया संदेश देने का उन्होंने काम किया। और उन्होंने उन ठाकुरों को उन्हीं के भाषा में जिस प्रकार से उनका शोषण किए, उसी तरीके से उनको जवाब भी उन्होंने एक ही। अच्छा, सुना गया है कि जैसे वो बताया जाता है कि 22 ठाकुरों ऐसा कुछ एक साथ उन्होंने थोड़ा। हाँ, उसमें ऐसा ये हुआ था कि जब फूलन देवी का जब अपहरण किए लोग, तो अपहरण करके उस समय पे जितने लोग थे सभी ठाकुरों ने बारी बारी से उनके साथ यौन शोषण का काम किया। और उन्होंने
प्रण किया था कि जब तक मैं इन लोगों को अपने हाथों से बदला नहीं ले लेंगे क्या होगा? तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब अपनी पूरी मजबूत टोली बना ली उसने जंगलों में, और जंगलों में इनका सपोर्टर भी अच्छे मिल गए। जी जी। और उन्होंने क्या किया कि उस गांव में गई तो अपने अपमान का भी बदला उन्हें लेना था, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। इसलिए वो अपने अपमान को सहन न कर पाते हुए जी जी। उन्होंने 22 ठाकुरों को एक साथ खड़ा करके गोली से क्या मार दिया। बात है। बिल्कुल, ये जिद, ये जुनून उनकी जीवनी से बिल्कुल ये आता है कि अगर कहीं प्रताड़ना का इस तरह से बात आए तो सहन नहीं करना है, क्रांति की तो धधक आई जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वैसे अगर देखा जाए तो उनका जो जीवन था बिल्कुल संघर्ष में ऐसे गुजरा ही, बहुत ही दर्द में, दुख में। अगर देखा जाए तो उनका जीवन फिर आकर के फिर राजनीति के स्तर में भी वो चली आई, राजनीति की तरफ आ गई। तो ये झुकाव जो है कि उनका कब हुआ? वैसे इससे पहले एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे उन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण कब किया और कैसे किया? जी। क्योंकि जो भी उन्होंने कार्य किया, ये जब उन्होंने ठाकुरों की जब हत्या की तो गलत तो था ही, ठीक है, हमारे कानूनन जो है। लेकिन जब कानून जब हमें न्याय नहीं देता है जी, तो एक महिला ने सोचा कि जब कानून से हमें न्याय नहीं मिलना है जी जी तो इसको अपने हाथों से ही, जिसके लिए जो भी सजा मिलेगी जी जी वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं ये चीज जरूर करूंगा। और उन्होंने किया। ठीक है, और उसके बाद जो है, लेकिन अब जंगलों में रहना, कोई अस्थाई इनका निवास तो था नहीं, दर दर इधर उधर भटकना, डर था कि कहीं पुलिस ने इनको अरेस्ट कर ले। जी जी। और इनको ये भी डर था कि कब हमें कहाँ पे मार दिया जाएगा, इसका भी उन्हें हर वक्त डर भय बना रहता था। इसलिए उन्होंने सरकार से क्या किया कि आग्रह किया कि ऐसा है, उन्होंने, हम सरेंडर करेंगे लेकिन मेरे सामने एक शर्त होगी। अच्छा अच्छा। उन्होंने शर्त रखा, उन्होंने कहा ऐसा शर्त, उन्होंने कहा हम पुलिस के हाथ, प्रशासन के पक्ष में हम सरेंडर नहीं कर सकते, मैं सरकार के सामने अपना मैं सरेंडर करूंगा। अच्छा। तो उस समय पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। अच्छा अच्छा। अर्जुन सिंह, तो उन्होंने क्या किया कि सभा बुलाई, एक सभा में अर्जुन सिंह जो है मंच पे थे, और उन्होंने एक लाल साफा अच्छा सर पे बांध करके और बंदूक हाथ में लिए, और उन्होंने मंच पे धीरे धीरे कदमों से बढ़ना शुरू की। तो वहां पे एक समय, उस वक्त ऐसा माहौल था कि सब लोग डर सा गए, कहीं ऐसा ना हो वो फूलन कहीं यहाँ भी गोली न चला दे। जी जी जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने बंदूक को उठाया, माथे से लगाया और अर्जुन सिंह के पैरों में रख दिया, और वहीं पे उन्होंने समर्पण कर दिया। फिर उसके बाद उनका जो जेल का जीवन था, हाँ, समर्पण किया। तो उन्होंने फिर 1983 से लेकर के 94 तक, 1994 तक वो जेल में रही। और उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में उस समय पे समाजवादी शासन काल था। अच्छा। मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। जी जी। तो उन्होंने क्या किया, तो इनके घटनाओं को पे विचार किया कि वाकई में इनके साथ गलत हुआ है, और इसको देखते हुए उन्होंने इनके जो भी मुकदमे थे उन सारे मुकदमों को माफ कर दिया, वापस ले लिया, और इनको लाकर राजनीति में वहां से बोला कि चलो ठीक है, हम अपनी पार्टी से आपको हम टिकट देते हैं, आप सांसद लड़िए। अच्छा। और उसके बाद उनको जो है मिर्जापुर से उनको 1996 में मिर्जापुर से उनको टिकट मिला, और पहली बार वो सांसद बनी मिर्जापुर से। बताते हैं उनकी लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा, लोकप्रियता बहुत बड़ी, लोकप्रियता तो अब फूलन का नाम ही काफी है। जी 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 बिल्कुल। अब उन्हें किसी के इतिहास को बताने की जरूरत नहीं है, फूलन अपने आप में ही एक इतिहास थी। बिल्कुल सर। अच्छा, वो कितनी बार सांसद बनी? 2 बार रही, और दोनों बार मिर्जापुर से ही। मिर्जापुर से जी। एक और प्रश्न लेते हैं, इनकी मृत्यु कैसी हुई और कब हुई? देखिए, वो
उस समय पे घर से निकली थी, अपने आवास को जा रही थी। उस समय वर्तमान में वो लोकसभा के सदस्य थी। अच्छा। उसी समय एक उन ठाकुरों का बदला लेने के मूड से एक राणा सिंह नाम का युवक जाता है और फूलन देवी को पहले तो सम्मान देता है, नमस्कार करता है और कहता है, क्योंकि उस समय फूलन देवी का एक अपना एक सेना बनाई थी, उस सेना का नाम था एकलव्य सेना। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है सांसद जी, हमें अपने सेना का एक सदस्य बना दीजिए, एकलव्य सेना का हमें भी सदस्य बनना है, मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। तो अब फूलन देवी को ये तो पता नहीं था ये हमें मारने आया है। जी जी। वो क्या जानते थे, क्योंकि उनको तो अपना एक एकलव्य सेना को बहुत बड़े विशाल आकार में ले जाना था। जी जी। और लोगों को जन जन तक अपनी सेना के माध्यम से उनको ये बताना था कि अगर मैं कर सकती हूँ एक औरत होकर के, तो मेरा समाज कि हर व्यक्ति कर सकता है अपनी गरीबी से, अपने जो हमें टीका टिप्पणी लोग कर रहे हैं, भेदभाव से देख रहे हैं, इन सारी चीजों से हम निपट सकते हैं। जी जी जी। तो उन्होंने जब इतना उनको भरोसा हो गया, हमने कहा चलिए अगर हमारे सेना में अगर ये भर्ती होना चाहता है जी जी। तो उन्होंने स्वागत किया उनका। और स्वागत करने के बाद उन्हें खीर खिलाई और खीर खिलाने के बाद पानी पिया। अच्छा। और उसके बाद जैसे ही गेट से निकल रही थी, उसी समय उसने गोली से तो दिया और उसने कहा कि मैं बहमई हत्याकांड के जो 22 ठाकुर को जो मारा था, मैंने उसका बदला लेने आया था। बहुत मतलब कितनी दुखद जो है कि ये घटना। कम क्या उम्र अभी लगभग उनका रहा होगा, ये किस अब समय? वही 25 जुलाई 2001 को ये घटना हुई थी। मतलब 37 वर्ष। हाँ, 37 वर्ष की। मतलब कोई उम्र भी नहीं था, कोई उम्र नहीं था। तो अगर आज फूलन जिंदा होती तो हमारे हिसाब से वो एक सांसद नहीं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तो जरूर होते। क्या बात है, बिल्कुल। और नमन है ऐसी योद्धा, ऐसी क्रांतिकारी, ऐसी जो है कि ज्वालामुखी वीरांगना फूलन देवी जी का बारंबार कोटसा नमन है। और ऐसी जुनून वाकई बिरले किसी में, जैसे आपने बताया, बिरले किसी में होता है। बहुत संघर्ष किया उन्होंने। एक अंतिम प्रश्न लेते हैं आज के समय में आपके माध्यम से। आज की हमारी बहनें बेटियां हैं, इनके लिए क्या जो है कि आप मैसेज देना चाहते हैं, किस चीज को लेकर के अपने आप को जागरूक करें और कैसे अपने आप को जो है कि देखिए डेवलप करें? जी। आज के समय में अगर हमारे समाज को, हमारे समाज के लोगों को मैं संदेश देना चाहूंगा कि हम एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को एक उचित अच्छी शिक्षा जरूर दें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो हम गरीबी से भी निकल सकते हैं, अपनी प्रताड़ना से भी निकल सकते हैं, हम भेदभाव को भी मिटा सकते हैं और एक नई ऊंचाइयों की तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं। जी जी। ठीक है, क्योंकि शिक्षा है अनमोल रतन, सब रत्नों का ये राजा है। शिक्षा को जिसने साजा है वो राजाओं का राजा। क्या बात है, बिल्कुल। क्योंकि शिक्षा को जिसने सही ढंग से इस्तेमाल किया वो राजा नहीं, राजाओं का भी राजा है। जी। क्योंकि पहले यही चीज तो पहले कमजोर था, शिक्षा मिलता नहीं था, इसकी हम लोगों को परमिशन नहीं था। ये तो माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी के माध्यम से पहला विद्यालय खोला गया और वहां से जो है कि बेटियां बहनें पढ़ना शुरुआत की। और वाकई ये शिक्षा ही सब कुछ है। साथियों, आज हम लोगों ने एक खास बातचीत की। आप थे श्री मोतीलाल निषाद, शांति देवी महाविद्यालय के संरक्षक, श्री उमेश निषाद सर। आज हम लोगों को टाइम दिया इन्होंने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर। आज ऐसी क्रांतिकारी महानायिका
वीरांगना फूलन देवी जी के बारे में जो भी आप लोगों ने बताया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और पुनः आप सभी को वीरांगना फूलन देवी जी की जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारा शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड।